अच्छा सर, अब हम एक और पास्ट पेपर देख लेते हैं जिसका नाम है ट्रायंगुलम लिमिटेड, जो कि आया था विंटर 2021 में। क्योंकि प्रॉमिस ये है कि मुझे सारे पास्ट पेपर्स कराने हैं, तो ऑब्वियसली आई विल फुलफिल इट। अच्छा भाई, इस सवाल में वो कहता ये है कि ट्रायंगुलम लिमिटेड इज़ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, यानी ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू टैक्सेशन। उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है कोई 350 मिलियन का, और कह ये रहा है कि भाई टीएल जो है वो ऑपरेट करता है पेंशन प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉइज। फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुरियल रिपोर्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। यानी देखें, अगर ये सवाल आपको तमीज़ व तहजीब से करना है तो आपको IAS 19 की नॉलेज होनी चाहिए, और जिसको IAS 19 नहीं आता वो ये फंस जाएगा यहाँ पर। सही जी, मैं अगेन यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो हम एक एक एडजस्टमेंट को पिक करेंगे और फिर उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 2 की बात कर लूँ मैं, सही है जी, और वो है पेंशन प्लान यानी डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अच्छा भाई, डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर मैंने ये कहा कि देखते हैं इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन दोनों दिया हुआ है। तो प्लीज़ फोकस होकर देखिएगा। मैंने कहा कि भाई डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो इसकी ओपनिंग वैल्यू जो आ रही है मेरे पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, वो आ रही है 325 मिलियन। सही है जी। अच्छा, हमें पता है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज होती है, फिर करंट सर्विस कॉस्ट आती है, ऐसा ही। और अगर कोई पास सर्विस कॉस्ट हो या बेनिफिट्स पेड हो, पास सर्विस कॉस्ट ऐड हो जाएगी, बेनिफिट पेड होंगे वो माइनस हो जाएंगे, और फिर हम एक्चुरियल लायबिलिटी से कंपेयर करते हैं तो वो डिफरेंस OCI में जाता है। ये मैंने IAS 19 में बखूबी सिखाया हुआ है। सही जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखूँ तो हमें पता है कि हाईली रिगार्डेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी इंटरेस्ट फ्री जो रेट होता है हमारा, वो यूज़ होता है इसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम मजीद किसी इंडस्ट्री का रिस्क फैक्टर नहीं डालते हैं, हम सिर्फ नॉर्मली रिस्क फ्री रेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो ये आ गया हाईली रिगार्डेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो ये आ गया 12%। तो हमने कहा भाई इसके ऊपर 12% का ये जो है एक्सपेंस बुक हुआ होगा। सही जी। फिर अगर मैं देखूं क्या सवाल में करंट सर्विस कॉस्ट दी हुई है, सर ये दी हुई है 63 की, वो ये आ गई। चलिए जी, इसके बाद हमने कहा क्या कोई बेनिफिट्स पेड हैं? यस सर, पेंशन पेड आ रही है। और अगर मैं पेंशन पेड की बात करूं आपसे, तो पेंशन पेड है आपकी 33 की। अच्छा, इन सब का नेट करूं तो देखिए यहाँ पे बनता है 394। इन सब का नेट करके यहाँ पे लिख दूं साइड में, तो ये बनता है कितना है मेरे बच्चों? 394 का। अच्छा, अब मैंने देखा कि क्लोजिंग जो वैल्यू बताई गई है वो फ्यूचर एस्टिमेटेड जो लायबिलिटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली ने आपको बताई होगी, तो वो क्लोजिंग वैल्यू इसमें बताई हुई है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की 360। तो सर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो OCI का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रहा है सर हमारे पास 394 की लायबिलिटी 360 पे जा रही है, तो ये एक्चुरियल अजम्पशंस का चेंज है। तो मैं यहाँ पे 34 से इसको माइनस दिखाऊंगा। सही है जी। और ये टेक्निकली मेरा फ़ायदा है, यानी ये OCI में देखो नेगेटिव, आप तो बोलेंगे नुकसान ही नहीं भाई, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होने का मतलब है कि आपका फ़ायदा है। सही जी। तो टेक्निकली ये OCI का बैलेंसिंग फिगर गेन है आपका, यहाँ पे इस केस में गेन है। तो हमने ये कहा कि भाई अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ही रख लें और ये हो जाए तो बात हो गई सही। तो अब मैं अगर इसको टोटल करूँ तो ये 360 ही बनता है। अच्छा, ये तो हो गया डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं डिफाइंड बेनिफिट एसेट, ओपनिंग वैल्यू। सही है जी। इंटरेस्ट इनकम जो बुक होती है। अच्छा, ओपनिंग वैल्यू आपकी मेरे बच्चों कितनी आ रही है? वो आ रही है 275 जनवरी 1 2020 की। सही जी। इंटरेस्ट इनकम वही 12%, सेम रेट यूज़ होता है। अगेन लेट मी चेक इट, 12% ही है। अच्छा, अब मैं जितना कंट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पे, तो मेरी एंट्री बनती है मेरे फाइनेंशियल्स में प्लान एसेट्स डेबिट, यानी मेरे फंड में पैसे चले गए, वो मेरा एसेट बन गया ना जो लायबिलिटी को नेट करेगा।
और कैश क्रेडिट। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना किया हमने 49 का। अच्छा, पेंशन जो पे हुई है वो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सेम है, क्योंकि उसकी एंट्री ये बनती है, क्योंकि मैंने फंड से ही पैसा निकाल के दूंगा ना, जो मेरा आज तक फंड पड़ा हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी सर? उसकी एंट्री ये बनेगी कि आप सबसे पहले अपने प्लान एसेट्स को क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी डेबिट हो गई और आपके प्लान एसेट्स क्रेडिट हो गई। ये साथ साथ बता रहा हूँ, रिकैप दे रहा हूँ आगे। फिर हमने कहा कि सर ये सारी चीज़ें कराने के बाद आपका यहाँ पे जो बैलेंस बनता है वो 324 बनता है, और क्लोजिंग वैल्यू जो आपके उस प्लान एसेट्स की बनती है वो कितनी है भाई? वो है आपकी सर 315। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें तो ये आपका लॉस है। सर कैसे लॉस है ये भी बयान करता हूँ भाई। देखें 315 पे आप जाने 324 से, यानी एसेट्स में आपका डिक्लाइन है। तो ये यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, पर ये गेन कहलाएगा और ये आपका लॉस कहलाएगा। सही जी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लूँ तो ये बनता है 315। अच्छा, ये तो हो गई कैलकुलेशन। उसने भाई बखूबी इस सवाल के अंदर, इस एडजस्टमेंट के अंदर पूरा IAS 19 का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है। अब देख लेते हैं वो टैक्स अथॉरिटीज़ क्या कहती हैं इसके बारे में। अंडर टैक्सेशन लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड इज अलाउड एज एन एक्सपेंस, यानी मैं जितने पैसे फंड में डालूंगा उतनी मुझे डिडक्शन अलाउड है। यानी ये जो मैं पैसे आज तक यहाँ पे डालता आया हूँ इतना मुझे उसने अलाउ किया हुआ है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितने पैसे मैं आज तक डिफाइंड बेनिफिट एसेट में डालता आया हूँ उतने मुझे वो पैसे अलाउ करता रहा है एज अ डिडक्शन। तो यानी ये जो अमाउंट है वो मुझे अलाउ नहीं करता। तो अगर मैं कहूँ कि जो डिफरेंस है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, सही जी, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ पर, और यहाँ देख लेते हैं ये विजिबल है। ओके। अच्छा भाई मेरे बच्चों देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं देखें ओपनिंग को कंपेयर करूँ, ओपनिंग 275 के एसेट्स हैं, ओपनिंग 325 की लाइबिलिटीज़ हैं। 325 के लाइबिलिटीज़ में से ये एसेट्स माइनस करूँ तो इतने का डिफरेंस है जो आज तक टैक्स वाले ने नहीं माना होगा। इतने का डिफरेंस है जो आज तक टैक्स वाले ने नहीं माना होगा। तो इसके ऊपर अब जरा थॉट प्रोसेस लगाओ, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी निकालना है ना हमें। तो देखो सवाल देख लेते हैं। वो कह रहा है प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स ऑन टैक्सेशन एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएगा 31 दिसंबर 2020 पे। जाहिर सी बात है, अब देखो यहाँ पे रेट चेंज है ना, पहले 32 था अब 30 है। तो चेंजिंग टैक्स रेट का इम्पैक्ट निकालने के लिए एनी हाउ यू नीड ओपनिंग बैलेंसेस, ये बात समझने की है। तो मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं पहले तक की सोचूं तो आज तक मैंने 50 का एक्सपेंस ज़्यादा बुक किया हुआ है, जिस पे मुझे उसने डिडक्शन अलाउ नहीं की आज तक। मैं कह रहा हूँ आज तक। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया हुआ होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया हुआ होगा, इसके ऊपर कोई 32% का, 16 का। अगेन बताता हूँ भाई, देखो आज तक तुम कह रहे हो तुमने एक्सपेंस बुक किया हुआ है इतने का, 325 का, सही। उसने तुम्हें अलाउ किया 275 का, जितना तुमने एसेट में डाला है फंड में। वो कह रहा है कंपनी की जेब से जो फंड में चला गया ना वो तुम्हारा खर्चा है। तुम तो यहाँ पे अपनी एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज बुक कर रहे हो ना, वो ज़्यादा आ रही है। उसने इतना अलाउ किया, तो कितना अलाउ नहीं किया? 50। तो उसने आज तक 50 साइड बैक करवा के तुमसे टैक्स मांगा होगा। तुमने आज तक उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके एसेट बुक किया होगा, तो वो ये आ गया 32% के हिसाब से। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, होप आपको यहाँ पे क्लियर है। चलें जी, अब मैंने कहा कि सर फॉर द ईयर की बात करें। चलो फॉर द ईयर के बाद भी हम अगर क्लोजिंग देखें, आप भूल जाएं फॉर द ईयर, यहाँ पे आते हैं। क्लोजिंग में ये डिफरेंस रह गया है, क्लोजिंग में ये डिफरेंस रह गया है कितने का? अच्छा, क्लोजिंग पे अभी आ जाएगा 30 का। तो 13.5 का आपका डेफर्ड टैक्स एसेट क्लोजिंग होना चाहिए। 13.5 का आपका डेफर्ड टैक्स एसेट क्लोजिंग होना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। चलिए जी, तो अब मैंने ये कहा कि अगर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लाइबिलिटी की वर्किंग बनाऊं, जैसे मैंने आपको पिछले सवालात में बनाई है, सही है जी। तो मैं ये कहूँगा कि कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट,
ये हो गया, ये हमने कह दिया भाई ये है 2019। अच्छा यही काम मुझे करना है 2020 के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया, सिंपल, जो मैंने आपको पिछले सवालात में सिखाया है। तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नेट की बात कर रहा हूँ मैं। कैरिंग अमाउंट सही है जी, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस है हम वो यहाँ ले लेते हैं, ये रहा, ऐसा ही है। अच्छा भाई हमने कहा ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस के ऊपर मेरे पास 32% का ये होगा 16 का डेफर्ड टैक्स एसेट, सही है जी, 16 का डेफर्ड टैक्स एसेट, अगेन रिपीट कर रहा हूँ डेफर्ड टैक्स एसेट। तो मैंने कहा कि भाई जब 16 का डेफर्ड टैक्स एसेट है और क्लोजिंग के ऊपर ये डिफरेंस आ गया क्योंकि उसकी वर्किंग ऊपर की हुई है मैंने, तो मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर ये होना चाहिए 30%। अच्छा अब मुझे ये देखना है कि मैं OCI में कितना बुक करूं और PNL में कितना बुक करूं, ये भी एक सवाल है। अच्छा अगर मैं ये देख लूं, सिर्फ ये देख लूं फॉर द ईयर की मूवमेंट के अंदर कि जो OCI है, OCI प्लीज़ मेरे बच्चों फोकस होकर देखना, OCI के अंदर ये गेन है, ये लॉस है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, OCI के अंदर 34 का गेन है, 9 का लॉस है। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुल मिला के 25 का गेन है, कुल मिला के 25 का गेन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फॉर द ईयर में 25 के गेन के ऊपर 25 के गेन के ऊपर मुझे 25 के गेन के ऊपर मुझे OCI से ही अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 25 के गेन के ऊपर मुझे OCI से ही क्या बुक करना है सर, डेफर्ड टैक्स बुक करना है, क्योंकि ये फिगर कहाँ गई है OCI में, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करनी है, ऐसा ही है 30% पे। तो मैंने कहा सर ये तो आ गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 7.5 की, अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये OCI फॉर द ईयर है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मैंने फॉर द ईयर की कारस्तानी की है, सही जी, ये फॉर द ईयर का कारनामा है। अच्छा भाई अब हमने कहा कि भाई ये तो आ गया OCI में फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस, यानी मैंने कहा कि भाई अगर मेरी इनकम गई है OCI में तो मैंने उसका टैक्स भी OCI में पार्क किया 7.5 से। अच्छा अब अगर मैं लमसम अमाउंट की बात करूं, प्लीज़ सुनिएगा मेरे बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपने अगर एसेट बुक किया हुआ था तो आपके पास अब ऑल टुगेदर इतने का एक्सपेंस बुक हो रहा है क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है, इतने का एक्सपेंस बुक हुआ है क्योंकि रिड्यूस हुआ है, बट आप इसमें से ये भी हटा दें, तो ये आ रहा है 5 का, सही है जी। पर अगेन वी नीड टू कंक्लूड इट, अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया, देखो क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके हिसाब से कुल मिला के डेफर्ड टैक्स, कुल मिला के आपका फॉर द ईयर का, यहाँ पे देखिएगा, कुल मिला के आपके हिसाब से फॉर द ईयर का 2.5 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ रहा है क्योंकि एसेट आपका रिड्यूस हो रहा है, बट इस मूवमेंट के अंदर OCI की मूवमेंट भी तो है। पर अब मैं अगर यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ तो आप क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंटिंग एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तो आपको पूरी गेम क्लियर हो जाएगी और हम इसकी रिकॉर्ड भी बना लेंगे ना, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। अकाउंटिंग एक्सपेंस कितना है ये देखिएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट, प्लीज़ फोकस होके, इंटरेस्ट कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट का सम और ये इनकम, अकाउंटिंग एक्सपेंस तो यही है ना मेरे बच्चों। देखें आपके, मैं प्लीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये अकाउंटिंग एक्सपेंस जो चार्ज हो चुका है PNL में वो 69 का है, वापस देख लें फोकस होके, क्योंकि IAS 19 की पूरी क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट है इसलिए इतना डिटेल में करवा रहा हूँ, फोकस होके देखें। 39 का इंटरेस्ट एक्सपेंस, करंट सर्विस कॉस्ट 63 की, इंटरेस्ट इनकम जो PNL में चार्ज हुई होगी, नेट मेरा एक्सपेंस इतना पड़ा हुआ है 69 का। अच्छा टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं तो आपको सिर्फ ये मानूंगा जो आपने कंट्रीब्यूशन किया ये रहा 49 का। तो सर ये जो पे किया आपने इसको नहीं मान रहा भाई, वो तो आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया वो तो मान गया ना, बस अब जो पे करते रहोगे वो कंट्रीब्यूशन के वक्त ही अलाउ कर चुका, 2 बार अलाउ नहीं करेगा, सिंपल इज दैट। आपने जो फंड में डाला वो उसके लिए एक्सपेंस है। खैर अब मुझे बताओ कि अगर मैं मेरे बच्चों, मेरी बात को फोकस होकर सुनना, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो मैंने जो है एक्सपेंस ज़्यादा बुक किया हुआ होगा, फोकस होकर सुनना, मैंने एक्सपेंस बुक किया हुआ होगा ज़्यादा, टैक्स वाला कह रहा है होना चाहिए 49, ये इसने ऐड करवा दिया होगा,
मैंने एक्सपेंस, प्लीज़ सुनिएगा, मैंने जो है एक्सपेंस क्लेम करने के लिए, ये फॉर द ईयर की बात बता रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से रिकनसाइल करूँ, मैंने जो है अपनी सेविंग क्लेम करने के लिए, देखो 69 का मेरा एक्सपेंस है, टैक्स वाला कह रहा है आई विल अलाउ यू ओनली 49, मैं चेक कर लेता हूँ 49 का कंट्रीब्यूशन है, ये देख लीजिए 49 के कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ मेरे बच्चों के, उसने कहा कि भाई 20 ऐड कर लो, मैंने क्या किया होगा, इस 20 के ऊपर 30% की डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की होगी। ये देखिए, ये क्या बुक की है मैंने, डेफर्ड टैक्स इनकम, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की होगी कितने की, 6 की। इसके ऊपर पर सर यहाँ पे तो आपने 5 निकाला है, यहाँ पे तो आपने 5 निकाला है। अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ भाई, 5 ऐसे निकाला है कि आपकी जो ये डेफर्ड टैक्स एसेट पड़ा हुआ था ये 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे 2 का फायदा भी तो हुआ है, बल्कि नुकसान हुआ है, बात समझिएगा, ये एसेट है ना, एसेट में कमी हो गई ना, तो आपको 2 का नुकसान हो गया। तो ये मैंने कहा चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट है। तो अगर मैं इन सारी चौरंगियों को ऊपर ले जाऊँ यहाँ पर, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डेफर्ड टैक्स इनकम मैंने फॉर द ईयर में बुक की, ये मैंने चेंज इन टैक्स रेट का एक्सपेंस की हिट ली, तो फॉर द ईयर में मेरे पास नेट डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हुई, वो है 5 की, और मैं यहाँ से आपको प्रूव भी कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंगली आप अगर देखें, आपका एसेट कम हुआ, आपको लगेगा एक्सपेंस है, बट नहीं, वो एक्सपेंस की हिट ओसीआई में जाएगी, पीएनएल में तो इनकम ही है 5 की। तो देखो मैंने यहाँ से आपको प्रूफ कर रहा हूँ, ये और ये मैंने आपको मैच करा दिया, सही है जी, जो कि मैं अगर चाहता तो मैं सीधा भी जा सकता था, बट अगेन दिस इज़ वेरी की एलिमेंट टू अंडरस्टैंडिंग कि चल क्या रहा है। तो मैंने एक एक लैग को आपको पकड़ के बता दिया कि भाई ये हुआ है, ये बैलेंस शीट अप्रोच है, ये पीएनएल अप्रोच है, दैट्स इट। तो आई होप आपको एक विजन एक पूरा क्लियर होगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, बात क्लियर है। चलें जी, अब हमने कहा कि सर चलें, अगर एक एडजस्टमेंट हो गई है, क्योंकि हमें तो सिर्फ बाद में सब्सिक्वेंटली पार्क ही करना है ना, आई एम डिस्कसिंग एडजस्टमेंट्स विद यू। अब हमने कहा आगे आ जाएं, हमने कहा ऑन जुलाई 1, 2019 TL obtained a loan of $2 million at 1.5% per annum, which was entirely used to acquire license from a multinational company on the same date। यानी हमने लोन लिया और हमने उसी लोन से मेरे बच्चों एक लाइसेंस खरीद लिया। यानी सिंपल एक बात है, बोरिंग कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, बोरिंग कॉस्ट लगता है किसके ऊपर, जो सर आपका ऐसा एसेट हो जिसको कंप्लीट करने में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम लगे। और अगर मैं ये कहता हूँ कि वो सब्सटेंशियल टाइम लगने वाला एसेट को हम कहते हैं क्वालिफाइंग एसेट, ये तो रेडीमेड है, लाइसेंस खरीद लिया है, कोई इंटेंजिबल बना नहीं रहा हूँ, तो लाइसेंस खरीद लिया तो रेडीमेड है, यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, सही है जी। तो हमने यहाँ पे कहा भाई 2 मिलियन है, 1.5% पर एनम, सही है जी, जो कि मैंने लोन लेकर एक लाइसेंस एक्वायर किया है। जुलाई 1, 2019 की कहानी है, यानी ये साल शुरू होने के 6 महीने पहले। आगे, द लोन वॉज रीपेड ऑन 30 जून 2020, यानी एक साल में ये लोन रीपे भी हो गया है। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज पेड सेमी एनुअली, यानी इसके ऊपर आने वाला जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो सेमी एनुअली पे हो रहा है। चलिए जी, ये बात भी याद रखिएगा। TL एस्टिमेट्स द यूजफुल लाइफ ऑफ लाइसेंस टू बी इनडेफिनिट, यानी अकाउंटिंग में उसकी लाइफ इनडेफिनिट है, वो अमोर्टाइज नहीं होगा। एक्सचेंज रेट उसने दिए हुए हैं 145, 150 और 160। फिर वो कह रहा है कि अंडर द टैक्स लॉस एक्सचेंज डिफरेंसिंग अराइजिंग ऑन फॉरेन करेंसी लोन्स आर एडेड टू एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी वो कह ये रहा है कि भाई अगर आपका कोई एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा किसी एसेट के ऊपर, तो वो एसेट में ऐड कर दोगे या लेस कर दोगे। ऐड तब करोगे जब जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपका लॉस है ना। तो टैक्स वाला कह रहा है कि आप जो ज़्यादा पे करेंगे वो एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय कैपिटलाइज करके उसको अमोर्टाइज करना, तो सही है भाई, उसकी अपने हिसाब से हिसाब किताब है। फिर वो कह रहा है और अमोर्टाइजेशन ऑन द लाइसेंस इज अलाउड एट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू इन रिड्यूसिंग बैलेंस पे। फर्दर फुल टैक्स ईयर की अमोर्टाइजेशन अलाउ होगी इन द ईयर ऑफ परचेज। यहाँ पे देखिएगा, फर्दर फुल ईयर्स टैक्स अमोर्टाइजेशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज। तो सर आ जाए जी, हम एडजस्टमेंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, हमने कहा लाइसेंस की कॉस्ट कितनी है, हम सवाल में गए, हमने कहा भाई 2 मिलियन। रेट कितना चल रहा था जिस दिन एक्वायर किया, स्पॉट रेट 145। तो हमने कहा सर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास
कॉस्ट आ गई 290 की, ये अकाउंटिंग में मौजूद होगा 290, याद रखिएगा 290 अकाउंटिंग में मौजूद होगा। ये है जुलाई 2019, सही जी, 31 दिसंबर 2019 पे भी आते हैं। अच्छा, मैंने प्लीज़ बहुत फोकस होकर सुनिएगा, मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फोकस होकर आप ये देखें, ये तो आ गई कॉस्ट ऑफ एसेट ना। अब मैं अगर देखता हूँ कि इसके ऊपर लोन तो रीपे किया नहीं है मैंने, इंटरेस्ट पेड जो है, सही जी, वो तो इस पे ही होगा ना 2 मिलियन यूएसडी के ऊपर, इसको हम अलग से यहाँ पे बनाते हैं। इंटरेस्ट पेड आ रहा है 2 मिलियन पे 1.5%, हमने कहा ये आ रहा है यहाँ पर सेमी एनुअली है ना, और ये आ रहा है यहाँ पर, ये भी यूएसडी में डॉलर का निशान लगा देते हैं और ये भी यूएसडी में डॉलर का निशान लगा देते हैं। अच्छा भाई, फिर पीकेआर रेट जब मैं पे कर रहा था इसको, अच्छा भाई जब मैं पे कर रहा था इसको तो इसका पीकेआर रेट चल रहा है 150 और 160। अच्छा जी, अच्छा भाई ये देखिएगा, हमने कहा कि भाई 2 मिलियन डॉलर के ऊपर 1.5% का इंटरेस्ट है, तो ये देखें ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है। अच्छा, अब यूजुअली एवरेज पे होना चाहिए, पर ये है कि खैर अब इसमें मजबूरी है कि हम इसको यूं ही कर रहे हैं, वरना मैं 2 साल दोनों का एवरेज लेता और फिर उसको मल्टीप्लाई करता। खैर हमने कहा ये इंटरेस्ट की पेमेंट इतने से हुई हुई है, ऐसा ही है, बहुत फोकस हो गया समझ। अच्छा सर, ये आ गई कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने के बाद, ये कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने के बाद मुझे ये पता है कि भाई वो ये कह रहा था कि अगर आपका कोई एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है तो वो एक्सचेंज डिफरेंस को आप स्ट्रेट कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, टैक्स वाला कह रहा है, जबकि हमारे लिए तो वो नॉर्मल एक्सपेंस है ना जो पीएनएल में चार्ज हो चुका होगा। तो खैर, और ये भी कह रहा है कि भाई जिस साल आपकी एडिशन होगी उस साल पूरा आपको अमोर्टाइजेशन मिलेगा। तो अगेन यहाँ पे मैं फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस पहले ऐड करूँगा और वो कैसे निकलेगा, 150 का रेट हो गया 145 के कंपैरिजन में, तो मैंने कहा भाई इतने का मुझे नुकसान हो गया, ये मेरे पीएनएल में गया होगा, बट टैक्स वाले ने इसको कैपिटलाइज किया होगा। वंस टैक्स वाले ने इसको कैपिटलाइज किया, अब उसने किया होगा अमोर्टाइज। और सर मैंने अमोर्टाइज करने से पहले क्यों नहीं किया सर, ये अमोर्टाइज पहले क्यों नहीं किया, बाद में क्यों नहीं कैपिटलाइज किया? वो कह रहा है हो भी जाता तो ये भी ऐड होकर अमोर्टाइज ही होता ना, तो पहले ऐड कर लो फिर अमोर्टाइज कर लो। तो मैंने कहा कि भाई इसको मैं अगर 10% से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया 30, सही है जी। तो मेरे पास मेरे हिसाब से जो टैक्स WDV है वो आ गई 270 की, क्लैरिटी है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, सही है जी, लाइसेंस के हिसाब किताब पे, तो कैरिंग अमाउंट यहाँ पे तो 290 रहेगी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, टैक्स बेस कितनी हमने निकाल ली भाई। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे ले आएँ तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा सर। ये अब सही हो गया ना। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि हमने यहाँ से 270 से इसको लिंक लगा दिया। अच्छा, अब डिफरेंस आ गया ये। अच्छा, बात समझिएगा भाई, देखें समझने की बात ये है कि अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 20 का आ रहा है और 20 के डिफरेंस के ऊपर 32 का डेफर्ड टैक्स आप ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करके बैठे होंगे। रीज़न बीइंग टैक्स वाला आपको डिडक्शन ज़्यादा अलाउ कर रहा है। टैक्स वाले ने आपको पता है 20 रुपये से डिडक्शन ज़्यादा दी है। अभी कैसे प्रूव कर लेते हैं, आपको मैं बताऊं, आपने जो है वो 10 का जो है फॉरेन एक्सचेंज पीएनएल में चार्ज किया है ना, जबकि वो 30 की अमोर्टाइजेशन दे रहा है। तो आप खुद देखें ना, उसने एक्सपेंस ज़्यादा अलाउ किया है, वो आज एक्सपेंस ज़्यादा अलाउ कर रहा है। तो आप कह रहे हैं भाई हमारे हिसाब से तो ये एक्सपेंस बनता ही नहीं है। तो आपने जब ये कहा कि हमारे हिसाब से एक्सपेंस बनता ही नहीं है, तो आपने उस इनकम को जिसको ये टैक्स होने से रोक रहा है उसके लिए आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर ली होगी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करके। बात क्लियर? तो फॉर द ईयर को भी मैच करके चल रहा हूँ। खैर, अब हमने कहा अब आप आ जाएँ 30 जून 2020 पे।
30 जून 2020 पे आपके पास ये आ गई कैरिंग अमाउंट, सही है जी। अब लेट्स सी अच्छा, तो इंटरेस्ट का क्या हुआ भाई? ये जो इंटरेस्ट है इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब इस पर कोई पंगा ही नहीं है, जो आप दे रहे हैं वो मान रहा है, कोई डिफरेंस राइज नहीं हो रहा है यहाँ पे, बात क्लियर है। चलें जी आगे। फिर हमने कहा कि भाई अब यहाँ पर 2 मिलियन का जो लोन है वो अब जाके सेटल होगा ना, तो पहले इसके ऊपर एक्सचेंज गेन देख लें आप। तो हमने कहा कि भाई एक्सचेंज गेन या लॉस के लिए आपको मज़ीद 10 का लॉस हो गया, या 10 रुपये पर डॉलर का। तो हमने कहा इसको हमने ऐड बैक करवाया, इस पे 29 का ये, तो ये आ गया 261 की WDV, सही है जी, 261 की WDV। और अगेन मैंने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लिया है, क्योंकि वो तो आखिर तक ही जाएगा ना, और इसके आगे जब ये पे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आगे कोई एक्सचेंज डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो खैर अब अगर मैं वापस से देखूं तो आपने 2020 के अंदर फॉर द ईयर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं फॉर द ईयर की बात करूँ तो 2020 के अंदर आपने जो 20 का है वो एक्सपेंस बुक किया होगा अकाउंटिंग के अंदर, और टैक्स के अंदर जो आपका एक्सपेंस है वो कितना है, 29 है। तो फॉर द ईयर की ही बात करूं तो वो फिर मजीद 9 का आपको डिडक्शन ज़्यादा दे रहा है। तो आप बोलेंगे भाई मेरी नज़र में ये एक्सपेंस है ही नहीं, तो सेविंग क्यों, तो मैं डेफिनेट एक्सपेंस बुक कर लूँगा कितने पे सर, 9 के 30% पे। तो मैंने कहा ये डिफरेंस फॉर द ईयर आ गया, और ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, सही है जी। अब देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन दी बैलेंस शीट अप्रोच। तो मैंने कहा सर मेरे हिसाब से तो कैरिंग अमाउंट यही रहेगी, क्योंकि वो तो इनडेफिनेट लाइफ के, अनलेस के वो इम्पेयर हो जाए। ये 261 हो गया, ये डिफरेंस आ गया आपका, ये डिफरेंस है, ये आ गया, ये सही है, ये सही है। अच्छा भाई अब 29 का हो गया, देखिए 9 से इंक्रीज़ हो गया ना, जो नीचे भी मैंने आपको बताया। अच्छा भाई अब आपने 30% किया, तो ये OCI तो कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे पता है। सर ये क्या बात हुई, आप यहाँ पे 2.7 बता रहे थे, ये जो है 2.3 आ रहा है फॉर द ईयर में। बेटा अभी बताता हूँ तो मैं, आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की हुई थी ओपनिंग, चेंज इन रेट का इम्पैक्ट। अभी देख लेते हैं, अभी तुम्हें प्रूफ करते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की हुई है, रेट कम हो गया, फ़ायदा हो गया ना तुम्हारा। तो मैंने कहा कि भाई 32% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2% घुमा दो, तो इतने की आपने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की है चेंज इन टैक्स रेट के हिसाब से इस पर। तो देखें ये 2.3 आ गया, ये मैच है यहाँ से, ये और ये दोनों मैच हैं, ये और ये विजिबल है ना, ओके ये आ गया, बात समझ आती है। तो सर ये था आपका पीपी, ये जो लाइसेंस वाला इम्पैक्ट है ये पूरा आपके सामने आ गया। और देखो बैलेंस शीट P&L दोनों से मैच करके चल रहा हूँ आगे जी। अब हमने कहा कि सर जनवरी 1 2020 के ऊपर कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन प्लांट वर रुपीज़ 150 मिलियन एंड 120 मिलियन, सही जी, जनवरी 1 की बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई, और आगे कह रहा है कि TL क्लासिफाइड द प्लांट एज हेल्ड फॉर सेल, यानी भाई माशाल्लाह IFRS 5 भी टेस्ट कर रहा है। खैर पहले तो हम ये देख लेते हैं IFRS 5 में जाने से पहले क्या कारस्तानियाँ हुई थी। तो हमने कहा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, तो कैरिंग अमाउंट हमारी ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है। अगेन वो ज़्यादा डिडक्शन देता रहा है, तो ज़्यादा डिडक्शन देने की खातिर उसने माइनस करवाता रहा होगा, तो उसने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका होगा। हमने उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी हुई होगी। तो हमने कहा कि चलें जी, अब यहाँ पर हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 कैरिंग अमाउंट कितनी बोल रहा है भाई, ये जो बोल रहा है करते जाओ, 150, ये 120, ये डिफरेंस, ये आ गई आपकी 9.6 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग के ऊपर, सही है जी। ये बात के हिसाब किताब यहाँ पे हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने कहा कि सर अब देख लेते हैं कि फॉर द ईयर में क्या हो गया। तो हमने कहा भाई एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद अब आप आगे आ जाएं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, और है क्या, ये प्लांट है, प्रोडक्शन प्लांट, ओके। और ये आ गई IFRS 5 की एडजस्टमेंट। चलें जी, जनवरी 1 2020 कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। चलो जी, अब देखते हैं कि फॉर द ईयर में क्या हुआ।
फॉर द ईयर के अंदर वो कह रहा है TL classified the plant as held for sale on September 1, 2020 when the fair value of the plant and estimated cost to sell on disposal 10 मिलियन है। चलिए जी, ऑन 31 दिसंबर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चेंज हो गई है। अच्छा, मैं IFRS 5 का हल्का सा तस्करा दूं आपको, तो पहले हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी होती है बिफोर रीक्लासिफाइंग इट, और फिर देखते हैं कि भाई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज़्यादा है तो हम कैरिंग अमाउंट पर ट्रांसफर कर देते हैं, अगर कम होती है तो इम्पेयर करके ट्रांसफर करते हैं, इम्पेयरमेंट हो जाती है। और इम्पेयरमेंट का रिवर्सल उस हद तक अलाउड है जितना आपने IFRS 5 में बुक किया, क्योंकि गेन सिर्फ तब बुक होगा जब आप इसको असल में बेचेंगे। Depreciation is charged on written down value at 12% and 20% for accounting and tax purposes respectively। सही है जी, आ जाएं जी आगे। हमने कहा कि भाई अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन रेट बोल रहा है 12% का, पर वो 8 मंथ्स के लिए होगा क्योंकि 1 सितंबर को हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया IFRS 5 में। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में डेप्रिसिएशन बुक होना सीज हो जाता है जब आप वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने कहा कि भाई 8 मंथ्स कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 मंथ्स। तो हमने कहा भाई 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमारे P&L में चार्ज हुआ होगा क्योंकि हमें फॉर द ईयर को भी ट्रैक रखना है। चलिए जी, हमने कहा कि जब ये चार्ज हो गया हमारे पास तो ये 138 की कैरिंग अमाउंट बिफोर ट्रांसफ़र, ये अमाउंट आ गई कैरिंग अमाउंट बिफोर ट्रांसफ़र। सही जी, और हमने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सितंबर 1 को कितनी है भाई, सितंबर 1 को कितनी है ज़रा ये बताओ। सितंबर 1 को आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 140 माइनस 10, 130। तो आपने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया होगा इतने का। सही है जी, इतने पे ट्रांसफ़र हो गया। ये पहला चार्ज है, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। दो चीज़ें 2020 में आपके P&L में जा चुकी हैं। सही है जी। मज़ीद अब क्या करेंगे, हमने कहा भाई 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिसंबर 31। जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पे फेयर वैल्यू कितनी आ रही है 144 की और 9 का ये आ रहा है, तो हमने कहा ये 135 हो गया। अच्छा देखें, अब फिर 130 से 135 पर से जा सकते हैं। यस, आपने 8 का लॉस बुक किया, मैक्सिमम दैट यू कैन रीच टू 138, तो ये रिवर्सल मुझे अलाउड है। तो मैंने कहा इम्पेयरमेंट रिवर्सल, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर मेरे पास ये एसेट 135 पे मौजूद है साल के आखिर में, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 20% था। खाली रेट देख लेते हैं जाके टैक्स पर्पसेस के लिए, तो 20% ही, और वो कहता है भाई कहीं ऊपर नीचे फेयर वैल्यू, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मेरा हिसाब है सीधा। सही है जी, ये आ गई कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर। सही है जी, ये हिसाब किताब सीधा हो गया, आपके सामने की बात है। अच्छा जी, अब हमने ये कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे कैरिंग अमाउंट रखूँ वो ये रही, और टैक्स बेस रखूँ तो वो ये रही। डिफरेंस अगर मैं सीधा सीधा देखूँ तो वो ये आ रहा है आपके सामने 2.1 का वैसे देख लो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो मैंने क्या किया भाई, मजीद 2.1 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया है। ये डेफर्ड टैक्स इनकम, ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। सर अब वापस से वही जो मसला है, हम फॉर द ईयर से मैच करेंगे। तो हमने कहा अकाउंटिंग एंड टैक्स, क्योंकि मुझे फॉर द ईयर की रिकॉन भी बनानी है ना। तो अकाउंटिंग के अंदर जो एक्सपेंस अलाउ हुआ है, जो हमने बुक किया वो 15 का है, ये कह रहा है 24। तो सर जब 24 का है तो वो मज़ीद 9 मुझे लेस करवाएगा ना, मज़ीद 9 मुझे लेस करवाएगा। तो जब मज़ीद 9 मुझे लेस करवाएगा, मैं बोलूँगा भाई क्यों किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहे हो। मैंने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया होगा, कितने फ़ीसद पे, 30% पे। तो सर ये तो आप यहाँ पे बता रहे हैं 2.1 है। अगेन चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट अभी देखते हैं। चेंज इन रेट कैसे सर, आप मुझे बताएं, आपने लायबिलिटी बुक की हुई है 9.6 की, आपका रेट कम हो गया, आपको फ़ायदा हो गया। तो आपने कहा कितने का फ़ायदा हुआ है, 0.6 का। तो आपने कहा सर ये 2.1 आपके पास यहाँ आना चाहिए, वो ये रहा। अगेन देखो बहुत डिटेल में चलना है ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो वो ये रहा। सही है जी, ये मैंने बुक कर लिया आपके लिए। अब आगे बताएं।
आगे बताएं सर, ये भी हो गया डन। अच्छा भाई, अब वो कह रहा है कि जुलाई 1 2019 के ऊपर टीएल ने एक्वायर की है प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 100 मिलियन की। फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड 20 व रुपीज़ 115 मिलियन एंड 125 मिलियन। अच्छा खैर, अब अगर मैं कहूँ कि भाई मैं फेयर वैल्यू मॉडल को मेजर करता हूँ और टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो डेप्रिसिएशन अलाउ करती हैं 10% फॉर द फुल ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड, तो सर अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल हिसाब किताब करूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो मेरे हिसाब से ये होगी लास्ट ईयर 115 पे। सही है जी। और टैक्स वाला कह रहा है कि भाई 100 पे आपने जब खरीदी है और मैं आपको जो डेप्रिसिएशन दे रहा हूँ वो 10% का दे रहा हूँ और फुल ईयर दे रहा हूँ, तो ये आ गया। अच्छा, ये जो डिफरेंस है सर 25 का, मैंने एक तो गेन बुक किया हुआ है, उसने मुझे मज़ीद डिडक्शन दी है, तो वो एक तो मेरे फेयर वैल्यू गेन को नहीं मानता, वो लेस करवा देगा, तो मेरे हिसाब से तो वो टैक्स होना चाहिए ना, मैं उस पर डेफर्ड एक्सपेंस बुक कर लूँगा। मजीद उसने डिडक्शन दी, वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोका, मैं फिर डेफर्ड एक्सपेंस बुक कर लूँगा, बट 32% के ऊपर। सही है जी। फिर मैंने कहा मैं सिंपल हिसाब किताब भी रखूँ अगर, तो फॉर द ईयर के अंदर मेरे पास मजीद मैंने 115 से 125 पे गया हूँगा, तो ये एजेड की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, एजेड की, ये 125 आ गया, इसका मैं मज़ीद 90% ले लूँ अगर, तो 10% ही है। मैं अगेन रीचेक कर लेता हूँ क्योंकि रेट यहाँ पे बड़े ख्याल से लेने होते हैं। ये आ गया डिफरेंस, मैंने कहा सर ये आ गया, और ये अमाउंट ये आ रही है सर मेरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस मज़ीद, क्योंकि ये इंक्रीज़ हुआ है सर। अब वी नीड टू प्रूव इट थ्रू दी फॉर द ईयर एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा भाई, अकाउंटिंग एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, अकाउंटिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर की बात कर रहा हूँ 2020 की, पिछला तो भूल जाओ। तो अकाउंटिंग इनकम है, सही है जी, और टैक्स का हिसाब किताब। हाँ भाई, मैंने इनकम बुक की हुई है कितने की, ज़रा देखें भाई, मैंने इनकम बुक की हुई है, मैं गया था फेयर वैल्यू 115 से 125, तो 10 का मैंने फेयर वैल्यू गेन बुक किया हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंटिंग में डेप्रिशिएट नहीं होती। और टैक्स वाला मुझे कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें डेप्रिसिएशन दूंगा इतने का, 9 का। हमने कहा सही है भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे टैक्स वाला ये कहेगा कि बेटा पहले तो आप ये इनकम को रिवर्स करें, सही है जी, और मज़ीद ये डेप्रिसिएशन बुक करें। तो आप मेरे हिसाब से जो है इतने का जो है वो डिफरेंस निकाल लें फॉर द ईयर का। अगर इसके ऊपर मैं 30% का, क्योंकि देखो ना मैंने एक तो उसने गेन नहीं बुक करने दिया और मज़ीद डेप्रिसिएशन अलाउ किया, तो मैंने दोनों के ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया। पर सर ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे तो 5.2 है, अगेन सर वही बात, चेंज इन टैक्स रेट, सीधा सीधा आपके सामने है ना इम्पैक्ट चेंज इन टैक्स रेट का। तो मैंने कहा सर जब चेंज इन टैक्स रेट है ही, तो आपने कहा कि भाई ये 32% है, आपको फ़ायदा हो गया 2% का, तो अगर मैं इसको माइनस करके देखूं तो अल्लाह करे ये मैच हो जाए, ये आ गया 5.2। बात क्लियर है जी। अच्छा भाई, अब ये सारे डिफरेंसेस को कराने के बाद, सारे डिफरेंसेस को कराने के बाद मेरे बच्चों आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑन अदर आइटम्स, यानी टैक्सेबल टेम्पररीली क्रिएटेड डिफरेंस ऑन अदर आइटम्स दिए हुए आपको लास्ट ईयर 35 मिलियन के, इस साल दिए हुए 19 मिलियन के। तो ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। अदर टैक्सेबल डिफरेंस, सही है जी, ये तो ज़ीरो रख दो क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना मेरे बच्चों। अच्छा, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस का मतलब ये है कि वो आज इसको माइनस करवा रहा है, सही है जी, तो टैक्सेबल आगे जाके टैक्स करेगा, तो वो वही ज़ाहिर सी बात है, मैंने उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी हुई होगी। तो मैंने कहा कि सर ये आ गया 35, सही है जी, और यहाँ पे आ गया वो 19, यहाँ पे आ गया वो 19। अच्छा भाई, हमने जो है ये ले लिया डिफरेंस। अच्छा, आप देखेंगे ये जो है ना, ये फॉर द ईयर में गिरा है, तो ये मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की है फॉर द ईयर में। तो इस साल क्या हुआ होगा, जो पहले टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस थे अब थे उसमें कमी आई है, तो फॉर द ईयर में वो एडजस्ट हुआ होगा, फॉर द ईयर में वो एडजस्ट हुआ होगा, यानी ये जो मेरे डिफरेंसेस थे ये कम हुए ना, तो फॉर द ईयर में ये एडजस्ट हुए, यानी फॉर द ईयर की जो भी मैं बनाऊंगा पीएनएल का आइटम उसमें मैं ऐड करूंगा, ना कि लेस।
बात क्लियर है, क्योंकि कम हो इंक्रीज होते तो इट मेक सेंस। चलें जी, अब मैंने कहा कि सर जब ये सारी कारस्तानियाँ हो चुकी हैं, एंड आई होप कि मैंने कोई एडजस्टमेंट्स में मिस नहीं की अभी तक, तो मैं अब यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आता है ये, क्लोजिंग बैलेंस आता है ये। अब इस क्लोजिंग बैलेंस के अंदर कुछ OCI का इम्पैक्ट भी है, ये आ गया PNL और ये OCI, तो ये हमने हिसाब किताब किया हुआ। खैर अब हम बनाते हैं PNL, और होपफुली मैं यही बना लेता हूँ ऊपर, क्योंकि बैलेंस शीट और आपका वो साथ साथ चलता रहे। ये आ गया, इसको यहाँ ले जाते हैं नीचे। इसको यहाँ ले जाते हैं ताकि सारी एडजस्टमेंट्स एक साथ आ जाएं। ये हो गया चेंज इन टैक्स रेट के साथ, ओके। ये भी डन है। चलें जी, अब हम बनाते हैं PNL। हमने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर दिया हुआ है मुझे 350 मिलियन का। चलें जी, अब एक एक करके मारेंगे इसके अंदर एडजस्टमेंट्स, और मैंने PNL बनाया हुआ है फॉर द ईयर का, तो आई होप मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। बेनिफिट प्लान, अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हम। हमने कहा अकाउंटिंग एक्सपेंस, तो 20 उसने ऐड बैक करवा दिया, सही है जी। तो मैंने कहा भाई इसके ऊपर आ गई डेफर्ड टैक्स इनकम। चलें जी, फिर हमने कहा इसके बाद आप आ जाएं लाइसेंस के ऊपर। ये फ़ायदा है भाई कि आपने फॉर द ईयर साथ साथ देखा हुआ है। लाइसेंस में उसने 9 का मुझे ज़्यादा डेफर्ड टैक्स अलाउ किया है ना, तो मैंने 9 की डिडक्शन यहाँ पे माइनस कर ली, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ये तो मैंने गलत नहीं कर दिया। अकाउंटिंग एक्सपेंस, हाँ उसने ऐड बैक करवा दिया, और यहाँ पे उसने डिफरेंस लेस करवा दिया, लिख देते हैं यहाँ पे तभी, ओके। अब हमने कहा कि भाई ये आ गया डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। मैंने कहा IFRS 5 में आ जाए। हमने कहा कि भाई IFRS 5 में हमारा एक्सपेंस इतना है, उसका इतना है, वो मज़ीद 9 जो है वो लेस करवाएगा। ये रहा जी 9, ये लेस हो गया। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, यहाँ से भी देखें वाज़ेह है कि डेफर्ड एक्सपेंस है। अच्छा भाई, एडजस्टमेंट नंबर, इसके बाद हम आ गए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आप सीधा देखें कि भाई उसने कहा कि एक तो अपना गेन रिवर्स करो और ये माइनस करो, दोनों माइनस करके उसने डेफर्ड एक्सपेंस बुक करा लिया, और अदर डिडक्टेबल डिफरेंसेस सेटल्ड फॉर द ईयर। तो मैंने कहा ये डिफरेंसेस हैं, ये उसने ऐड बैक करवाए होंगे क्योंकि अब सेटल हो रहे हैं ना। ये आ गया, तो सर डेफर्ड टैक्स इनकम। तो सर ये क्या बात हुई कि मैं इसके ऊपर, आप जो डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे वो 30% पे करेंगे, और नीचे तो आपके पास आ रहा है 5.5, तो बेटा इसके ऊपर भी वही चेंज इन टैक्स रेट का मंजन है, डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को देख लो तो 5.5 ही बनता है, सही है जी। तो सर ये सारी एडजस्टमेंट जो फॉर द ईयर की हैं, जो मेरे PNL में होनी है, मैं इसको यहाँ से करूँ तो ये आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम। इस पर मैं टैक्स रेट लगा दूँ 30% का, तो मेरे पास ये आ गया करंट टैक्स एक्सपेंस। चलिए जी, अब हमने कहा कि सर रिकन्सिलिएशन बनाते हैं, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो हमने कहा कि भाई इसके ऊपर आप चिपकाएं 30%, तो आपको पता लगेगा कि 105 आ रहा है, तो सर ये तो आउट है, अभी सब्र करें आप। हमने कहा करंट टैक्स एक्सपेंस जो है वो आ गया ये, सही है जी, और डेफर्ड टैक्स
यहाँ से अगर मैं देखूँ ये सबका सही है जी, तो मैं नेट बेसिस पे देखूँ तो मेरे पास अगर ये नेगेटिव फिगर आ रही है तो दैट मीन्स कि मैंने फॉर द ईयर के अंदर, देखो ना, इन पे डेफर्ड एक्सपेंस है 37 पे और 36 पे डेफर्ड टैक्स इनकम है, तो ₹1 पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है। सही है जी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नेट। सही है जी। अच्छा, अब जब डेफर्ड एक्सपेंस है नेट मेरे पास, तो मैंने क्या किया, अच्छा मैं डायरेक्ट वहाँ से भी उठा सकता हूँ क्योंकि मैंने फॉर द ईयर की वर्किंग की हुई है, बट मैं जस्ट टू मेक यू अवेयर इट कि भाई ये हिसाब किताब चल रहा है, तो ये आ गया। सही है भाई, ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा जी सर, पर अब देखें तो वहाँ पे तो फॉर द ईयर में तो आपने पूरा डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हो रही है 0.9 की। अभी चेंज इन टैक्स रेट इम्पैक्ट, चेंज इन रेट, तो चेंज इन रेट मैंने अलग से निकाला हुआ है ना सबके ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं ये डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर रहा हूँ, सही जी, अगेन चेक कर लेता हूँ, डेफर्ड टैक्स इनकम ही है ना, हाँ, और ये आ गया चेंज इन टैक्स रेट, ये आ गया था डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये कहाँ रुक गया भाई, ये सही है, आ जाएं जी इधर। हमने कहा ये आ गया हमारे पास चेंज इन टैक्स रेट के हिसाब से। ये जो एक आपको दिख रहा है वो था क्या, ज़रा मैं रिकैप देता हूँ। आपने एसेट बुक किया हुआ था, एसेट कम हुआ, रेट कम हुआ, तो आपको एक्सपेंस नुकसान हो गया। ये आपने कहा सर आपने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली। यह आपने कहा कि सर आपने जो आपका एसेट पड़ा हुआ था पिछला, यानी आपके पास जो पहले जो है ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी हुई थी, इसके ऊपर आपने मज़ीद उसके ऊपर जो डेफर्ड एक्सपेंस था आपका वो कम हो गया क्योंकि उस पर बेनिफिट आ गया। तो हम यहाँ पर इसको माइनस में कर लेते हैं क्योंकि मुझे याद है कि ये हिसाब किताब ये है। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने कहा कि सर अब मैं यहाँ पर ये जो 0.5 है ये भी मेरा डेफर्ड एक्सपेंस है। सही है जी, ये मेरी इनकम है ना, क्योंकि देखो ना मेरा एक्सपेंस को कम कर रही है, मेरी इनकम है। तो मैंने कहा सर ये हिसाब किताब है, ये फॉर द ईयर का 0.5 आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर तो बुक ही नहीं हुई ये वाली, तो चेंज इन टैक्स रेट का इम्पैक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, सिंपल। इसको डिवाइड करें 32 से और मल्टीप्लाई कर दें आप सीधा 2 से, तो 1.2 आ गया। अच्छा, नेट मेरी अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो मेरा यहाँ पे डेफर्ड टैक्स इनकम आ गया। देखो इसके अंदर जो मैंने ये निकाला है, इसके अंदर मैं 32 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, सही है जी, तो ये सॉर्ट ऑफ मेरा फ़ायदा है ना, एसेट है। तो मैंने कहा देखो ये भी मिला दूँ तो 1.2 ही बनता है, ये तो खाली मैच कराने के लिए। तो मैंने सिंपल एक काम किया, अलग अलग भी करके दिखा दिया, इसको 32 से किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ये डेफर्ड टैक्स इनकम आ गई। सही है जी, इन दोनों को नेट करूँ तो आपके सामने देखें 0.9 बनता है जो कि यहाँ से मैच करता है। अच्छा जी, खैर सवाल यहाँ से मैच करने का नहीं है, सवाल रिकॉन के मैच करने का है। मेरे ख्याल से मेरा और कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है सिवाय चेंज इन टैक्स रेट के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा बेनिफिट है वो नीचे डेफर्ड टैक्स इनकम पार्क हो चुका है, ऊपर पार्क नहीं हुआ। तो चेंज इन टैक्स रेट का जो ये वाला इम्पैक्ट है, अगर मैं इसके अंदर पार्क करूँ तो ये एग्जैक्टली 103.80 पे जाके मैच हो जाता है और ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो सर मैंने कोशिश की है कि भाई मैं अगेन आपको एक 100% फेयर के साथ ये सवाल करवा सकूँ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह।